नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 29। इससे पहले 28 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 700 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 701। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है, और ये दोनों श्रेणियां जो है मध्य हिमालय के भाग हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हिमालय के 3 भाग हैं: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कौन कौन सी घाटियां हैं, आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है कश्मीर की घाटी, फूलों की घाटी जो कि उत्तरांचल में है, लाहौल स्पीति घाटी और काठमांडू घाटी। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में है, जबकि धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच स्थित है। हिमालय की एक अन्य श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको देखने को मिलता है 3 रेंज, जिसमें सबसे ऊपर काराकोरम रेंज, इसके बाद लद्दाख, इसके नीचे जास्कर श्रेणी आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 702। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक कहां पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर है। और सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, नॉर्थ अंडमान में स्थित है। एक मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच अवस्थित है। अंडमान में लिटिल अंडमान और निकोबार में कार निकोबार के बीच अवस्थित है। इंदिरा पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, और ग्रेट निकोबार का दक्षिणी बिंदु है। इसे पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्लियर? सैंडल पीक की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा घिरा हुआ है। और अंडमान निकोबार की एकमात्र नदी का नाम क्या है? कलपोंग, जो कि सैंडल पीक के ढलानों से निकलती है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 703। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, कहां पर निवास करती है? आपको यहां पर आंसर करना है। टोडा जनजाति कहां निवास करती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। टोडा जनजाति कहां पर निवास करती है? नीलगिरी पठार पर निवास करती है। और कौन सी भाषा बोलती है? टोडा भाषा बोलती है। टोडा जनजाति इस तरह के दिखाई देते हैं। अगला सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 704। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। जबकि पाल घाट केरल में स्थित है, ये भी मिलान यहाँ पर सही है। तो किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी का सुमेल नहीं है। बोमडीला दर्रा की बात कर लेते हैं, तो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि पाल घाट केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 705, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? कूट दिया हुआ है, कूट की सहायता से आपको आंसर करना है। दोस्तों, इन श्रेणियों में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है काराकोरम श्रेणी। इसके बाद लद्दाख श्रेणी होती है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद जास्कर श्रेणी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद पीर पंजाल श्रेणी और उसके नीचे धौलाधर श्रेणी आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 2 4 3। फ्रांस हिमालय यदि आपसे पूछ लिया जाए इसमें कितने श्रेणी है? 3 मुख्य श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे ऊपर काराकोरम, इसके बाद लद्दाख, इसके बाद जास्कर। मध्य हिमालय के भाग कौन कौन है? पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर जो है मध्य हिमालय के भाग है। और सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है शिवालिक हिमालय। गाड़वीन ऑस्टिन चोटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये काराकोरम रेंज में स्थित है और इसे केटू के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 706, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन 2 नदियों से संबंधित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र से संबंधित है। सुंदरवन की बात कर लेते हैं तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। किन 2 देशों में है? भारत और बांग्लादेश में स्थित है और यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। और यहाँ पर एक टाइगर मिलता है जिसे बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। गंगा जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये जब दोनों धाराएं मिलती है तो मेघना का निर्माण करती है और यहीं पे सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 707, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट सीन का बाब एक जलधारा का नाम है। उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होती है। मुहाना कहाँ है? अरब सागर में है और कुल लंबाई की बात कर लेते हैं 2880 किलोमीटर और यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 708, लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? अजमेर के निकट नाग पहाड़ से। अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है। किन 2 राज्यों में बहती है? राजस्थान और गुजरात में बहती है। और अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालतोरा, जालौर जिलों से होकर ये नदियां बहती है और 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए कहां पर गिरती है? गुजरात के कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 709, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है,
कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ताप्ती जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ताप्ती की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती किस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में बहती है? यदि आपसे पूछ लिया जाए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में बहती है और इसकी उपनदी का नाम क्या है? पूर्णा इसकी उपनदी है। जबकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 710। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में निम्न में से किस अवधि में अधिकांश वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में किस अवधि में अधिकांश वर्षा हो जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अक्टूबर नवंबर में। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो मानसून अरब सागर से उत्पन्न होती है वह जो है पश्चिम घाट द्वारा बाधित होती है और सारी वर्षा केरल के तट पर करती है और इससे तमिलनाडु में कोई भी बारिश नहीं होती है। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किससे होती है? लौटती मानसून से होती है और लौटती मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 711 सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुविस्तृत वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार बरसाती वन उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 712 काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है। काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? चेरनोज़म के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि दक्कन ट्रेप के लावा चट्टानों के टूट फूट से यह बनती है। इसे कपास की खेती के लिए जाना जाता है और कपास की खेती यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 713 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। कपास सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा होता है। चना की बात कर लिया जाए दोस्तों तो चना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। काली मिर्च केरल में, जबकि अनानास पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। आंसर इज द 2143 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 714 कहता है कि निम्नांकित में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम। भारत में जितना भी चाय होता है दोस्तों उसका 52% यानी 652.9 मिलियन किलोग्राम असम राज्य से होता है। असम में कहाँ कहाँ पर ये खेतियाँ होती हैं? कामरूप, गोलपारा, शिवसागर, गच्छार, नागांव और राज्य के देरांग जिले में मुख्य रूप से चाय उत्पादित किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर चाय उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है जो कि 329.70 मिलियन किलोग्राम चाय उत्पादन करता है। चाय कहाँ पर होती है? पहाड़ी ढलानों पर होती है। क्लियर?
चलिए क्वेश्चन नंबर 715, फसलों के आधार पर बेमेल को बताइए। धान की बात कर लेते हैं तो ये खरीफ फसल है, ज्वार खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल है, जबकि गेहूं क्या है, रबी फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खरीफ फसल किसे कहा जाता है दोस्तों? वैसी फसल जो जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार बाजरा, मूंग मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, कुल्थी, जूट, सन, ये सभी जो है खरीफ फसल के उदाहरण हैं। रबी फसल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो रबी फसल में गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों, ये सभी जो है रबी फसल के उदाहरण हैं। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 716, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन बी, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है और चूड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद का लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 717, रेनीकूट क्यों प्रसिद्ध है? रेनीकूट क्यों प्रसिद्ध है? आंसर को फटाफट करते चलिएगा। रेनीकूट क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेनीकूट एल्युमिनियम संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना किसने की थी? बिरला ग्रुप ऑफ चैम्बर ने की थी और यह हिंडाल्को का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र है। रेनीकूट की अवस्थिति कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन 718, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आंसर इज द ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा श्रमिक लगे हुए हैं। वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है, जबकि कृषि पहले स्थान पर बना हुआ है और यह 35 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत की बात कर लिया जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 719, क्या कहता है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? ऑप्शन बी, झारखंड में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग जिले में स्थित है और इस उद्यान में आपको देखने को मिलता है भालू, स्लोथ, हिरन और हाथी। 720 का आंसर कीजिए। गिर का सुरक्षित वन क्यों प्रसिद्ध है? गिर का सुरक्षित वन क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? आंसर कीजिएगा जरा। गिर का सुरक्षित वन क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है और यह बाघ संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन एशियाई बब्बर के शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1295 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल 721, 721, केंद्र द्वारा संचालित प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए, 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। क्यों किया गया था इसकी शुरुआत? बाघ और लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। 722, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना किन दो स्टेशनों के बीच है? पहली बुलेट ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी? आंसर इज द ऑप्शन ए, मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन की बात कर लिया जाए तो यह ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। इसके लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है? 1374.20 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। बुलेट ट्रेन किन शहरों से होकर गुजरेगी? गुजरात, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी।
क्वेश्चन नंबर 723, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन डी, कर्नाटक में अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और यह कर्नाटक के 2 जिलों में फैला हुआ है, कोडागु जिला और मैसूर जिला। यह पार्क जो है, यह राष्ट्रीय उद्यान जो है, किस पठार का हिस्सा है? दक्कन के पठार का हिस्सा है। और इसी उद्यान के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? नागरहोल। और यह काबिनी नदी की सहायक नदी है। काबिनी नदी पर बांध बन गया है और बांध बन जाने के कारण पार्क के दक्षिण में एक झील बन गई है। और यही झील क्या करती है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व से अलग करती है। किसको? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को। 724, भारतीय रेल में बड़ी लाइन कौन सी होती है? भारतीय रेल में सबसे बड़ी लाइन कितने मीटर की होती है? आंसर इज द ऑप्शन सी, 1.675 मीटर की होती है। भारतीय रेलवे की 2 पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गेज कहा जाता है। इसे रेलवे गेज कहा जाता है। और भारत में 4 प्रकार के गेज पाए जाते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इसके अलावा एक गेज और होता है स्टैंडर्ड गेज, जो कि दिल्ली मेट्रो के लिए होता है। ब्रॉड गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.676 मीटर। मीटर गेज 1 मीटर और नैरो गेज 0.762 मीटर। क्लियर? चलिए इस सेशन का अंतिम सवाल 725, प्रथम भूमिगत रेलवे मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी? आंसर इज द ऑप्शन बी, 1984 में। पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी? कलकत्ता में चली थी। और इसे कब स्टार्ट किया गया था? 24 अक्टूबर 1984 को। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? लंदन में चली थी। कब चली थी? 1863 में। क्लियर? चलिए दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 29 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 30 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।